हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें समाज को किस तरह से खोखला कर रही हैं, इसका बेहद ही शर्मनाक उदाहरण यूपी के एक गांव में देखने को मिला है, जहां रिश्वत की लालच में 13 लोग एड्स की चपेट में आ गए। आपको ये बात भी बहुत अजीब लगेगी कि कैसे कोई रिश्वत लेने से एड्स का शिकार हो सकता है, पर आपको बता दें कि ये मामला कुछ और ही है, जहां रिश्वत पैसे की नहीं बल्कि एक अबला की इज्जत की ली गई थी, जिसके बाद हवस की इस रिश्वत के चक्कर में दर्जन भर से ज़्यादा लोग एड्स जैसी घातक बीमारी का शिकार बन गए। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी कहानी, और कहानी के लास्ट तक जुड़े रहिए क्योंकि ये कहानी आपका दिल दहला देगी। तो कहानी को पूरा करें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। विधवा से हवस की रिश्वत खाना महंगा पड़ा। अब ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी सहित कुल 13 लोग एड्स जैसी घातक बीमारी भुगत रहे हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। थोक के भाव में 1.5 दर्जन लोगों के एड्स रोगी होने की खबर मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में जहां हड़कंप मचा है, वहीं पूरे जिले में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल गोरखपुर के भटहट ब्लॉक की 28 वर्षीय महिला की 6 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 3 साल बाद ही पति की बीमारी के कारण मौत हो गई। मायके वालों से भी महिला को सहारा नहीं मिला। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजर बसर करने के लिए गरीब महिला ने राशन कार्ड खातिर रोजगार सेवक से मिली तो उसने ग्राम प्रधान से मिलवाया। बेबस और अकेली महिला पाकर ग्राम प्रधान ने बुरी नज़र गड़ा दी। फिर सेक्रेटरी सहित कुल 13 लोगों ने राशन कार्ड और विधवा पेंशन दिलाने का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण किया। 7 साल पहले की बात है। इस कहानी की शुरुआत 2015 में हुई। किसी गांव की एक लड़की की शादी किसी दूसरे गांव के एक लड़के के साथ होती है। दोनों खुश थे, जिंदगी अच्छी खासी चल भी रही थी। गरीब थे पर जितना भी था उसमें सब्र करते थे। शादी के बाद घर की जिम्मेदारी आई तो पति ने मुंबई का रुख किया। मुंबई के एक कारखाने में काम करता है और वहीं रहता है। बीच में जब छुट्टी मिलती है तो वह गांव आता है। 3 साल बहुत अच्छे से गुजरे। 3 साल के बाद महिला के पति की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। कौन सी बीमारी थी इसका किसी को पता नहीं। आमतौर पर हम हिंदुस्तान में गांव के अंदर जाकर पता करें तो यह मौत किस कारण से हुई है, गांव वाले यही बोलते हैं कि पता नहीं। उनको बस इतना ही पता होता है कि कुछ बीमारी से मौत हुई है। 80% दूर दराज के गांव में जो मौतें होती हैं उनका किसी को पता ही नहीं होता कि यह मौत की बीमारी और मौत किस बीमारी की वजह से हुई है। यह हार्ट अटैक था या कोई बुखार था। यहाँ तक कि कोरोना काल में जिन लोगों की मौत हुई उनका भी टेस्ट नहीं हुआ था। यह एक कड़वी सच्चाई है। तो इस महिला के पति की भी मौत हो जाती है। शादी के महज 3 साल बाद यानी कि महज 27 साल की उम्र में महिला विधवा हो जाती है। महिला की पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन सर पर पहाड़ टूट पड़ा। ऊपर वाला भी कई बार अजीब खेल खेलता है। महिला के जो अपने घर वाले थे जिन्होंने उसे विदा किया था, वह भी अब उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं कि अब विधवा को कहाँ पालेंगे। जिम्मेदारी और भी है। घर वालों ने भी ठुकरा दिया और पति के घर वालों ने भी उसको ठुकरा दिया। अब ले देकर गांव में जो पति का घर था और कुछ पैसे थे, उसी से वह अपना गुजारा करना चाहती थी। अब वह पैसे कितने दिन चलते। शादी के बाद पति कंपनी में काम करता था। उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो वह कोई काम भी नहीं कर सकती थी। थोड़े बहुत पैसे थे, वह भी कुछ दिनों में खर्च हो गए और अब ज़िंदगी जीनी थी। खाने के लिए घर में कुछ चाहिए था तो महिला को लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। इस दौरान कुछ लोगों ने बताया
कि हमारी सरकार गरीब लोगों के लिए बहुत स्कीम चलाती है। जो बेहद पिछड़े गरीब हैं उस तक यह बात पहुंचानी है तो उसे दो चीज़ें समझ में आती हैं। एक, राशन कार्ड बनवा लो। राशन कार्ड बनवाने से यह होगा कि यूनिट के हिसाब से हमारे यहाँ राशन मिलता है। गरीबों को परिवार में कितने सदस्य हैं, यूनिट के हिसाब से, सदस्य के हिसाब से राशन मिलता है। अब उसे यह भी किसने बताया कि राशन कार्ड बनने के बाद जो मनरेगा स्कीम चलती है उसमें भी आप काम कर सकते हो, जिससे आपका गुजारा हो जाएगा और राशन कार्ड से आपको खाने के लिए गेहूं भी मिलने लगेंगे। तो उसे लगा कि चलो राशन कार्ड बन जाएगा तो उसे 5-7 किलो राशन मिलेगा और मनरेगा में भी कुछ काम करने को मिल जाएगा तो ज़िंदगी अच्छे से बसर हो जाएगी। उसे पता चला कि सरकार ने एक और स्कीम बनाई है जो है विधवा पेंशन, जिसमें 18 से 55 साल की महिला विधवा हो जाती है तो सरकार उसे 5 से 7 हज़ार रुपये हर महीने पेंशन के तौर पर देती है। उसे लगा कि 7 हज़ार पर महीने का यह मिल जाए और राशन कार्ड से अनाज मिल जाएगा और मनरेगा से मजदूरी भी मिल जाएगी। उसको लगा कि इतना तो काफ़ी है गांव में रहकर खुद को जिंदा रखने के लिए। इसी सोच के साथ महिला ने कोशिश की राशन कार्ड बनवाने व विधवा पेंशन बनवाने की। उसे बताया गया कि इसके लिए सबसे पहले गांव के प्रधान मतलब सरपंच की ज़रूरत होती है। तो वह महिला गांव के प्रधान के पास पहुंचती है। महिला ने कहा कि मेरे पति की मौत हो गई है और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। मेरा एक राशन कार्ड बनवा दीजिए ताकि मुझे विधवा पेंशन व राशन मिलना शुरू हो जाए, जिससे मेरा गुजर बसर करना शुरू हो जाएगा। प्रधान ने कहा कि मैं बनवा दूंगा। तो यहाँ पर बात आई रिश्वत की। तो उसे लगा कि यह गरीब औरत तुझे क्या ही दे देगी, लेकिन फिर उसे लगा कि यह जवान औरत और खूबसूरत भी है, विधवा भी है, और तो और इसके आगे पीछे उसको पूछने वाला भी कोई नहीं। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने उससे कहा कि तुम्हारा काम तो हम कर देंगे, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी। औरत गरीब भी थी और मजबूर भी थी और इसीलिए उसकी मजबूरी की कीमत लगाई गई उसका शरीर। फिर वह इधर उधर आस पड़ोस के लोगों से कहा कि मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं भरी और आखिरकार औरत को ऐसा लगा कि जीने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं तो सौदा कर लेते हैं। प्रधान की बात मान ली गई। प्रधान ने रिश्वत के रूप में उसका जिस्म खरीदा और इसके बाद प्रधान ने कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा और कुछ टाइम बिताकर काम आगे बढ़ा। अब प्रधान ने इस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था उसके पास भेजा अपनी सिफारिश देकर और एक नोट के साथ कि वहाँ जाओ, आपका काम हो जाएगा। वह सेक्रेटरी भी रिश्वतखोर निकला। उसे भी पता चला कि इसके पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन असमत है, इज्जत है। उसने इसका सौदा किया और एक बार फिर वह लूट ली गई। लेकिन औरत ने सोचा कि अब क्या बचा है और क्या बचाऊं, और औरत सेक्रेटरी के साथ भी अपने जिस्म का सौदा करने के लिए मजबूर हो गई और सेक्रेटरी ने अपनी हवस पूरी की। इसके बाद काम और आगे बढ़ा और इसके बाद बहुत सारे क्लर्क और बाबू आए। कुल मिलाकर 11 से 12 लोग और सामने आते हैं। इस तरह से गिनती बढ़ते बढ़ते 15 से 16 लोगों तक चली जाती है और 15 लोगों ने 27 साल की एक विधवा से काम करने की एवज में रिश्वत के रूप में उसके शरीर को मांगा। यह सिलसिला लगभग 4-5 महीने तक चला और 4-5 महीने तक उसकी इज्जत नीलाम होती रही। महिला को राशन कार्ड मिल गया और इसके बाद महिला अपनी ज़िंदगी ढंग से जीती। उससे पहले वह अचानक ही बीमार पड़ गई। बीमार होने के बाद उसने गांव में झोला छाप डॉक्टरों को दिखाया, जो गांव में अमूमन पाए जाते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वह प्रधान के पास जाती है। उसे लगा कि प्रधान ही कुछ मदद करेगा। प्रधान ने उसे फिर एक झोला छाप डॉक्टर के पास भेजा और कहा कि उसे दिखाओ। उसने भी कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन महिला को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर दोबारा गई उस डॉक्टर के पास तो उस डॉक्टर ने कहा कि आप खून की जांच करवा लो। तो उसने लिख कर दे दिया और वह ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गई। जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि महिला HIV पॉजिटिव है
अब यह जैसे ही पता चला तो डॉक्टर ने प्रधान को बताया कि यह HIV पॉजिटिव है। तो प्रधान के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उसे पता था कि महिला का HIV पॉजिटिव होना उसके लिए क्या मायने रखता है। उसने कहा कि यह रिपोर्ट गलत है, आप एक काम करो, दोबारा टेस्ट करवाओ। और गोरखपुर का एक हॉस्पिटल है BID, जो एक बहुत ही नामी हॉस्पिटल है। महिला उस सरकारी अस्पताल में पहुंचती है, महिला का ब्लड टेस्ट होता है और इसके बाद फिर रिपोर्ट आती है और दूसरी रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि महिला HIV पॉजिटिव है। इसका मतलब कि महिला को एड्स है। अब यह बात प्रधान से होते हुए, सेक्रेटरी से होते हुए तमाम बाबू, क्लर्क, दलाल व अन्य 14-15 लोगों के पास पहुंच जाती है, जिन्होंने इस गरीब लाचार विधवा के साथ जुल्म उठाए थे, उसकी असमत लूटी थी रिश्वत के नाम पर। अब उनके पैरों तले से ज़मीन खिसकने की बारी आ चुकी थी। उन्हें लगा कि यह हमारे साथ क्या हो गया। अब सभी भागते हैं और चोरी छुपे हॉस्पिटल में अपना अपना टेस्ट करवाने के लिए सभी की रिपोर्ट आती है। जिसने भी महिला की असमत लूटी थी, जो उस विधवा के साथ सोए थे, वो सभी HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। किसी तरह यह रिपोर्ट हॉस्पिटल से लीक हो जाती है। हड़कंप मच जाता है। गांव और उन कर्मचारियों में सरकारी अफसर भी पहुंचते हैं कि क्या हो गया। अब इसके बाद जांच होती है तो पता चला कि ये सभी रिश्वतखोर शादीशुदा थे, बिल्कुल जवान थे। अब दिक्कत यह थी कि इनको तो HIV पॉजिटिव हुआ, लेकिन इस दौरान में हो सकता है कि यह अपनी पत्नी के साथ भी रहे हैं। क्या उनकी बीवियां भी HIV पॉजिटिव हैं, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कसूर के? लेकिन उनकी रिपोर्ट अपना पत्रकार टीम को कहीं नहीं मिली। लेकिन इन लोगों ने जो रिश्वत ली थी, उनको सज़ा ज़रूर मिली। इसमें अब दो चीज़ें हैं कि इस महिला को HIV पॉजिटिव कैसे हुआ। बात तो ये भी हो सकती है कि जब उसकी शादी हुई तब उसका पति HIV पॉजिटिव था, और जब शादी के 3 साल बाद महिला के पति की मौत हुई तो वह इसी बीमारी से हुई होगी। उसने कभी टेस्ट करवाए ही नहीं थे, शायद वह HIV पॉजिटिव था। उसने HIV पॉजिटिव वाली बीमारी अपनी पत्नी को दी थी। उसका कोई कसूर नहीं था। और इसके बाद वह 14-15 लोग जो रिश्वतखोर थे, जिन्होंने 5 किलो अनाज और 5,000 विधवा पेंशन दिलवाने के नाम पर महिला की असमत लूटी थी। इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि गरीब लोगों से रिश्वत लेना एक महापाप है। जो भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का, दलाल, ठेकेदार इस कहानी को पढ़ें तो किसी भी मनुष्य से रिश्वत ना लें। रिश्वत तो रिश्वत होती है, पैसा हो या जिस्म। रिश्वत जो भी लेता है उसे मार तो पड़ती ही है, लेकिन उस समय आवाज़ नहीं आती, और बाद में इतनी आवाज़ होती है कि दूसरे लोग उसे सुन नहीं सकते। इस कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बारी है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब की। तो सबसे पहले मेरे पास कमेंट आया है अनवर जैप 9019 से। उन्होंने वीडियो को लाइक किया है, तो तहे दिल से धन्यवाद आपका, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे सहयोग करने के लिए। बस ऐसे ही अपना सहयोग बना कर रखें। इसके बाद एक कमेंट आया है आचार्य शॉर्ट्स एंड वीडियोस 5027 से। उन्होंने कहा है कि आपकी कहानी बहुत अच्छी और बहुत सच्ची होती है। तो तहे दिल से धन्यवाद आपका कि आप कहानी को लाइक करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाकर रखें, क्योंकि आपके सहयोग और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।